बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा इम्यूनिटी चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर है और इसमें हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी पे अटैक करे तो सबसे पहले उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक, HCl, सलाइवा, स्वेट वगैरह आ जाते हैं। अगर उन्हें सपोज वो पैथोजन क्रॉस कर लेता है तो इसके बाद उसका सामना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास मैक्रोफेज आता है। उसमें मैक्रोफेज भी एक WBC है। दूसरा उसमें न्यूट्रोफिल आते हैं और तीसरा उसमें NKC यानी नेचुरल किलर सेल आते हैं और चौथा उसमें आता है कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इंशाल्लाह अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो है मैक्रोफेज। पहले तो बेटा आप पेपर में अक्सर MC क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन मैक्रोफेज। तो बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात यह है कि मैक्रो के मीनिंग है लार्ज। मैक्रो जहां पर भी आ जाए, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, और फेज के मीनिंग है ईटर, खाने वाला। कोई कहीं पर भी आ जाए फेज, ठीक है, ईटर। तो आप लोग के पास द मैक्रोफेज के बारे में कही तो इसकी मीनिंग क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे लार्जेस्ट WBC है। पूरी WBC में सबसे लार्जेस्ट WBC। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट, ये दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि मोनोसाइट एक सेल होते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनसे मैक्रोफेज बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ डेवलप्ड फ्रॉम अ मोनोसाइट। तीसरा पॉइंट हो गई, यस। अब जी कुछ जरूरी बातें, मैक्रोफेज आर इंक्लूड इन। मैक्रोफेज की बात हो रही है तो इंक्लूड इन APC। मैक्रोफेज APC में इंक्लूड है। APC किसे कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर कॉल्ड APC। APC क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बात वक्त बाद डिटेल बता रहा हूं। तो मैक्रोफेज APC में इंक्लूड है। मैक्रोफेज के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं? MHC1 या MHC2? MHC1 2 क्या है, मैं डिटेल बताऊंगा। सो ये दे हैव both MHC1 and MHC2 receptor. MHC1 and MHC2 रिसेप्टर। थोड़ा सा सब्र करेंगे, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बात मैक्रोफेज के बारे में, मैक्रोफेज आप लोगों के पास वो जो फेगोसाइट है या आप लोग के पास साइटोटोजिक, सो दे आर फेगोसेटिक या दे आर फेगोसाइट। तो आ जाते हैं, अब पहले इन तीन बातों को क्लियर कर लेते हैं। पहली बात यह है कि फेगोसाइट किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जो हमारे पास जितने भी WBC है, ये जब किसी पैथोजन पे अटैक करते हैं, उन्हें किल करते हैं, तो इनके मुख्तलिफ तरीके होते। कुछ WBC ऐसे होते, मिसाल के तौर पर ये एक WBC है और ये सपोज वो पैथोजन है जिस पे वो WBC अटैक करना चाहता है। तो कुछ WBC, ये सपोज WBC है और ये टारगेट सेल है या पैथोजन है। टारगेट आप लोग के पास कोई पैथोजन हो या सेल, तो कुछ WBC वो केमिकल सिक्रीट करके अपने टारगेट सेल को किल करते हैं। सो ऐसे WBC जो केमिकल सिक्रीट करके किसी पैथोजन को किल करे, देट आर कॉल्ड साइटोटॉक्सिक। उसे आप क्या कहेंगे? साइटोटॉक्सिक। इसका बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास साइटोटॉक्सिक T सेल है। क्या है? साइटोटॉक्सिक T सेल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था साइटोटॉक्सिक T सेल आर आल्सो कॉल्ड CD8 सेल। इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल है NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल। वो भी क्या करते हैं? केमिकल सिक्रीट करके अपने टारगेट सेल को किल करते हैं। सो ये आप लोगों के पास क्या हुआ? साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करके अपने टारगेट को किल नहीं करते, बल्कि अपने टारगेट को डायरेक्ट एनगल्फ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक WBC है और ये सपोज कोई पैथोजन आ रहा है, तो पैथोजन के लिए आसान सा रास्ता बनाकर उस पैथोजन को पूरा एनगल्फ यानी पूरा उसे का जाता है। और ये देखे, मिसाल के तौर पर इसने इस पैथोजन को का लिया और इसको मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया। सो ऐसे WBC जो किसी पैथोजन को सारा का सारा का जाए,
ACWBC को फेगोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेगोसाइट। फेग मीन काना और साइट मीन सेल। सो दो सेल विच एनगल्फ द पैथोजन, एनगल्फ पूरा निगल जाना, देट आर कॉल्ड फेगोसाइट। फेगोसाइट में आप लोग के पास एग्जाम्पल फेगोसाइट के कौन कौन से सेल है? फेगोसाइट में मैक्रोफेज भी आता है, फेगोसाइट में न्यूट्रोफिल भी आता है, न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइट है, और इसके अलावा बी सेल भी फेगोसाइट है। और इस प्रोसेस को, दिस इनगल्फिंग प्रोसेस आर कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, एनगल्फिंग को। और ऐसे सेल जो एनगल्फिंग करते हैं इन्हें फेगोसाइट कहते हैं। सो मैंने आप लोगों को कहा कि मैक्रोफेज वो कौन से सेलों में आते हैं? फेगोसाइट में या साइटोटॉक्सिक में। सो मैक्रोफेज आर इंक्लूड इन अ फेगोसाइट, ये फेगोसाइट में आते हैं। अब जी दो बातें जो यहाँ पर मैंने जिक्र की, अब दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करूंगा कि फिर मैक्रोफेज को एपीसी में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो पहली बात यह है कि एपीसी किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एपीसी के मीनिंग है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एपीसी मीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसमें कौन कौन से सेल आते हैं, तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं और इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई कि हमारे और आपकी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आ जाता है तो कुछ ऐसे WBC होते हैं जो उस पैथोजन को मेम्ब्रेन में उनके लिए एक फोल्ड रीजन बनाकर उस पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं। अब इस एक डायग्राम में मैं आपको बहुत लंबा किस्सा सुनाऊंगा, बल्कि इसमें आपकी सारी इम्यूनिटी क्लियर हो जाएगी अगर आपने सही तरीके से तवज्जो दे दी। ये एक WBC है, इसने क्या किया, ये एक पैथोजन आ गया सपोज। अब इस WBC ने क्या किया, इस पैथोजन को एनगल्फ किया। एनगल्फ करने के बाद ये देखे इस WBC ने सपोज इस पैथोजन को एनगल्फ किया, तो इस पैथोजन के ऊपर इस WBC का मेम्ब्रेन आ गया। अब ये एक विजिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यानी जिसके अंदर ये रेड कलर पैथोजन है, और ये विजिकल लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया, तो इस विजिकल लाइक स्ट्रक्चर को आप फेगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेगोसोम। फेगोसोम, सोम स्मॉल बॉडी को कहते हैं, जो फेगोसाइटोसिस के बाद बना। ये जो WBC है जिसने पैथोजन को एनगल्फ किया, इस WBC को फेगोसाइट कहते हैं। इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद ये जो विजिकल बन गया और इसके अंदर पैथोजन है, इसे फेगोसोम। दोबारा, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ द WBC, यानी ईटिंग ऑफ पैथोजन बाय WBC कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इस WBC को फेगोसाइट कहते हैं, इस विजिकल को फेगोसोम कहते हैं। इस विजिकल के अंदर ये जो पैथोजन है, बाद में ये विजिकल जाकर, डिटेल प्रोसेस है अभी वो मैं नहीं बता रहा, बाद में जाकर वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, चले ये भी पूरा मैकेनिज्म बता देता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सपोज ये कि यानी पैथोजन जब ये खा लेता है तो बाद में क्या होता है। तो दूसरा ये देखिए, सपोज ये ही WBC मैंने थोड़ा लार्ज करके बना लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने पैथोजन को खा लिया और पैथोजन को एनगल्फ कर लिया, और ये पैथोजन एक विजिकल के अंदर बंद हुआ, और इस विजिकल को मैंने आपको भी बताया इसे फेगोसोम कहते हैं। ये विजिकल फिर क्या होता है, ये विजिकल फिर फ्यूज हो जाता है एक दूसरे विजिकल के साथ, उस विजिकल को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये विजिकल क्या है, इसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है और ये फेगोसोम है। अब जी, इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर खतरनाक किस्म के एंजाइम होते हैं। तो अब क्या करेगा, ये फेगोसोम इस प्राइमरी लाइसोसोम से कहेगा कि प्लीज़ मेरे साथ फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि मेरे पास शिकार है, कोई पैथोजन है। तो जब हम फ्यूज़ हो जाएंगे तो लाइसोसोम के एंजाइम इस पैथोजन के साथ मिक्स हो जाएंगे और इस पैथोजन को डिग्रेड कर लेंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम कहता है कि मैंने तो कितने सालों से ये दुआएं मांगी है कि कोई इस तरह मिल जाए,
कि कोई मिल जाए। तो जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं सो इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर ये देखे वहाँ से पैथोजन आ गया और इस तरफ से एंजाइम आ गए, तो एंजाइम इस पैथोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं और डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकडाउन। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फेगोसोम फ्यूज हुआ, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, सो इससे बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जी इसके अंदर इस पैथोजन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर ये जो टुकड़े होते हैं इस पैथोजन के, सपोज ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, उसमें इस पैथोजन के टुकड़े हो गए। अब इस पैथोजन का एक टुकड़ा लेकर, ये जो WBC है सपोज ये मैक्रोफेज है, क्या है आप लोग के पास? मैक्रोफेज, जिसके बारे में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब इस पैथोजन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर ये WBC उसे शो कर देता है। शो का मतलब बाकी सेलों को दिखा देता है, आवाज लगा करके, ए लोगो गौर से देखो, ये देखो, ये जो मैंने वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये रिसेप्टर है। इसके जरिए ये इस पैथोजन का एक छोटा सा टुकड़ा, इस जरासीम का छोटा सा, सपोज ये जरासीम का एक पार्ट है जो मैंने बनाया, सो पार्ट ऑफ पैथोजन, आप पैथोजन या पार्ट ऑफ पैथोजन आर आल्सो कॉल्ड एंटीजन। आप उसे क्या कह सकते हैं? एंटीजन कह सकते हैं। पैथोजन आर पार्ट ऑफ पैथोजन which activate the immune system are called या is called एंटीजन। पूरा पैथोजन या पैथोजन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे आप दिखा देते हैं बाकी इम्यून सिस्टम को और उसके ज़रिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कॉलोनी में रहते हैं और आप लोग का बहुत इत्तेफाक है और एक दुश्मन ने आकर कॉलोनी पे अटैक कर लिया और उसमें किसी बच्चे को कत्ल किया या कुछ और किया, बाद में वो दुश्मन पकड़ा गया, तो सारी कॉलोनी के लोगों को जमा करके आप उस दुश्मन को सामने खड़ा कर देते हैं कि लोगों पहचान लो, ये फला कबीले से आया है और ये काम करता है। सो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, सब लोगों के सामने प्रेजेंट करना। तो ये जो WBC है मैक्रोफेज, इसने पैथोजन को काकर टुकड़े टुकड़े करके इसका एक टुकड़ा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर के जरिए प्रेजेंट किया। सो उस टुकड़ा, ये जो पैथोजन का टुकड़ा है, इसे एंटीजन कहते हैं। और जिस रिसेप्टर के जरिए इसने प्रेजेंट किया रेड कलर के जरिए जो मैंने बनाया है, इसका नाम है MHC2। MHC2 ये स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं मुख्तलिफ WBC पे, जिसके ज़रिए ये पैथोजन के टुकड़े को प्रेजेंट करते हैं। बात की समझ आ गई? MHC2 फिलहाल नाम सुने, पूरा नाम है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स। मेजर नाम पूरा लिखाऊंगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जिसके ज़रिए WBC पैथोजन प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये MHC2 जो मैंने अभी आपको बताया, MHC2 ये हर सेल पे नहीं होते, ये कुछ सेलों पे होते हैं। बॉडी में 3 किस्म के सेल है जिन पे MHC2 होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। इनमें से एक मैक्रोफेज है और एक आप लोगों के पास बी सेल है और एक डेंड्रेटिक सेल है। मैक्रोफेज, बी सेल, डेंड्रेटिक सेल, तो ये तीनों सेल, मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्रेटिक सेल, इन तीनों सेलों पे MHC2 होते हैं जिसके जरिए ये पैथोजन को यानी पैथोजन के टुकड़े को प्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं 3 सेलों को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। अभी टॉपिक ये चल रहा है कि WBC इस मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों कह रहा है, क्यों कहा जाता है, तो बात क्लियर हो गई। क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, पैथोजन के टुकड़े को यानी पैथोजन को खाकर उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फिर उन्हें बाकी WBC के सामने शो करता है, प्रेजेंट करता है। तो इस वजह से इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। एज दिस WBC present the pathogen towards in the front of all WBC, therefore called antigen presenting cell। तो अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है। और ये है एंटीजन प्रेजेंटेशन, पैथोजन का कोई टुकड़ा MHC2 में लेकर सबके सामने शो करना, डेट इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन। इस प्रोसेस को एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। इन सेलों को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आप लोग के पास 3 सेल है। कौन कौन से सेल है, तो ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक आप लोग के पास मैक्रोफेज है, दूसरे आप लोग के पास डेंड्रेटिक सेल है। क्या है?
डेंड्रेटिक सेल, और तीसरे आप लोग के पास बी सेल है। ये तीन अहम सेल आपके लेवल पे है कि ये क्या करते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस वजह से इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। अब जी बात खत्म नहीं हुई, बात ये है कि मैक्रोफेज ने पैथोजन खा लिया, इस पर खाने को दोबारा रिवाइज कर, इस खाने को क्या कहते हैं, इसे एनगल्फिंग कहते हैं, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद पैथोजन को शो किया। अब जी इसने ये जो पैथोजन का टुकड़ा शो किया, ये इसलिए कि कोई आकर अब इसे गौर से पढ़े कि ये कौन सा है। तो अब वक्त आ गया है कि डब्ल्यूबीसी का किंग, उनका जर्नेल, सबसे बड़ा जर्नेल, वो आकर इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करे, रीड करे कि ये कौन सा पैथोजन है। तो ये एक सेल है जो आ जाता है इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इस केस को हैंडल करने के लिए कि ये कौन आया है। तो सवाल ये है कि डब्ल्यूबीसी का किंग, सारे डब्ल्यूबीसी का जर्नेल, वो कौन सा सेल होता है, वो होता है CD4 सेल, जिसे आप और हम हेल्पर टी सेल भी कहते हैं, CD4 सेल भी कहते हैं। और वो आकर जिस तरह मैक्रोफेज ने अपना हाथ बढ़ाया है, तो उसके ऊपर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, तो वो डब्ल्यूबीसी आकर अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। अब सवाल ये है कि इसका जो हाथ आगे बढ़ेगा उसका क्या नाम होगा। जिस तरह उसका MHC2 है, तो CD4 सेल का जो रिसेप्टर बढ़ेगा आगे, तो उसका नाम क्या होगा। तो CD4 सेल के इस रिसेप्टर को TCR कहते हैं। TCR सिंपल है, टी सेल रिसेप्टर। TCR ये हाथ बढ़ा लेता है, और हाथ बढ़ाने के बाद इसको रीड कर रहा होता है कि ये एंटीजन क्या है, कहाँ से आया है। दिस रीडिंग ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को रिकग्निशन कहते हैं। दिस रीडिंग ऑफ यानी रीडिंग ऑफ दिस पैथोजन, इसको समझना, दैट इज कॉल्ड रिकग्निशन। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रिकग्निशन कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप अपने दुश्मन को पहचान ले, उसके बाद उस पर अटैक करें। तो इस प्रोसेस को रिकग्निशन कहते हैं। अच्छा, ये देखने के लिए कि क्या ये सही तरीके से रीड कर रहे या नहीं कर रहा, इसको कंफर्म करने के लिए एक दूसरा रिसेप्टर भी होता है इस CD4 सेल पे। ये है वो रिसेप्टर, इस रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या है, CD4 रिसेप्टर का काम ये है कि ये कंफर्म करना कि क्या ये रीडिंग प्रॉपर रिकग्निशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। सो इसे CD4 रिसेप्टर कहते हैं, और इसी CD4 रिसेप्टर की वजह से इस सेल का नाम है CD4 सेल। बात की समझ आ गई या नहीं, ठीक है। अब जी ये मैक्रोफेज इस CD4 सेल को ये समझाना चाहता है कि ये पैथोजन है, ये जरासीम है, ये फला जगह से आए, इसे समझे। लेकिन CD4 समझ नहीं पा रहा होता है। आखिर में मजबूर होकर ये मैक्रोफेज कुछ केमिकल सिग्नल सिक्रीट कर लेता है, कुछ केमिकल्स सिक्रीट कर लेता है। वो केमिकल आकर उस केमिकल के लिए इस CD4 सेल पे रिसेप्टर होते हैं। एक बात आप बायो में अपने साथ याद रख के, बार बार मैं नहीं कहूंगा, और ये बहुत जरूरी बातें हैं। कोई भी सेल जब कोई केमिकल सिक्रीट करके दूसरे सेल को कुछ बताना चाहे, तो दूसरे सेल पे उस केमिकल के लिए रिसेप्टर का होना जरूरी है। अगर उस सेल के ऊपर रिसेप्टर ना होंगे तो कोई फायदा नहीं। हार्मोन में भी इस तरह होते हैं, एक सेल से हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं और टारगेट सेल में उसके लिए रिसेप्टर होते हैं उस हार्मोन के लिए। अगर रिसेप्टर ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। आप जब किसी इदारे में जाते तो सबसे पहले रिसेप्शन में जाते हैं ना, वहां पर पूछकर आप आगे किसी से मिलते हैं। तो रिसेप्टर, सो मैक्रोफेज कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कुछ केमिकल सिक्रीट कर लेता है, और वो केमिकल आकर इस डब्ल्यूबीसी को इन्फॉर्म करता है। तो डब्ल्यूबीसी जितने भी डब्ल्यूबीसी केमिकल सिक्रीट करके दूसरे डब्ल्यूबीसी को इन्फॉर्म करना चाहे, तो उन सारे केमिकल को कलेक्टिवली तो कहते हैं साइटोकाइन। क्या कहते हैं, साइटोकाइन। ऑल दीज केमिकल आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोकाइन। एक वर्ड है साइटोकाइनिन, वो KININ है, वो प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये वर्ड है साइटोकाइन, द केमिकल सिक्रीटेड बाय अ WBC टू इन्फॉर्म द अदर WBC आर कॉल्ड साइटोकाइन। ठीक है, आप लोगों के पास इन्हें साइटोकाइन भी कह सकते हैं, इन्हें एक छोटा सा दूसरा नाम भी कह सकते हैं, उन्हें इंटरल्यूकिन भी कह सकते हैं।
क्या भी कह सकते हैं, इंटरल्यूकिन। इन्हें क्या भी कह सकते हैं, इंटर कहते हैं आपस में, और ल्यूकिन कहते हैं लीकोसाइट। लीकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। सो डब्ल्यूबीसी जो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए केमिकल सिक्रीट करते हैं, इसे इंटरल्यूकिन कहते हैं। इंटरल्यूकिन के बहुत से टाइप्स होते, कोई एक नहीं। यहां पर जो इस मैक्रोफेज ने सिक्रीट किया और इसने आकर CD4 सेल को एक्टिवेट किया, यहां पर ये कौन सा इंटरल्यूकिन है? तो याद रख के, इंटरल्यूकिन के लिए सिंपल वर्ड ILB यूज होता है, ठीक है। यहां पर मैक्रोफेज जो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करके एक्टिवेट करते टी सेल को, इसे कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। क्या कहते हैं? इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेज से सिक्रीट हो जाता है और वो CD4 सेल को एक्टिवेट कर देता है। CD4 सेल जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद CD4 सेल मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करके बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। बाकी मैक्रोफेज को, बी सेल को और बाकी टी सेल को, सारे इम्यून सिस्टम को फिर एक्टिवेट करना इस CD4 सेल का काम है। इसी वजह से तो इसको तो जर्नेल कहा जाता है कि जब एक मरतबा ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये फिर पूरी बॉडी के सेलों को एक्टिवेट करता है। तो इस एक मैकेनिज्म से आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। बेटा मेरी एक बात बहुत गौर से सुने, ये सारा मैकेनिज्म आपके बुक में नहीं है। आपके बुक ने जस्ट वर्ड्स लिखे हैं, और इम्यूनिटी आप बिल्कुल भी अपने बुक से नहीं समझ सकते, ये आपको भी पता है, क्योंकि आपके बुक में ये इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस पे गौर करें, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाकर हम और के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।